तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 237 में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देख रखा कि कैसे लू फेंग एक्सचेंज करने के लिए यानफेंग एंशिएंट किंगडम्स के माउंटेन के पास आ चुका होता है। वहीं पे डी फू और डियान भी खड़े होते हैं जो कि वही ब्लैक मास्क वाले बंदे का इंतजार कर रहे होते हैं, जिसके साथ दिखाया जाता है कि लू फेंग उस जगह पर आ जाता है और डी फू लू फेंग को क्यूरियसली होकर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और कहता है कि क्या यही लू फेंग की असली स्ट्रेंथ है। अब उसने पहली दफा लू फेंग को अपने सामने ब्लैक रॉब और गोल्डन मास्क की फॉर्म में देखा होता है और उसे जो कि वो अभी इंटायर ऑरिजिन कॉन्टिनेंट का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग में से एक आता है जो कि यहाँ के हेवेंस के सीक्रेट्स के बारे में भी जान सकता है। और अभी वहाँ उसने पहली अपनी आंखों से लू फेंग के असली पावर्स को देख रहा होता है, उसके बॉडी को देख रहा होता है, जिसके अनुसार उससे पता चल रहा होता है कि लू फेंग की पावर्स बहुत बहुत ज़्यादा है। देखो वो लू फेंग उन सबके टेरिटरी के अंदर ही आया होता है। डी फू अभी करंट एम्परर होता है और जैसा कि हम जानते हैं कि वो फॉर्मेशंस का मास्टरी करता है, मतलब फॉर्मेशंस में बहुत ज़्यादा माहिर है। इसी हिसाब से वो लू फेंग की पावर्स का भी अंदाज़ा लगा रहा होता है। वो यह अंदाज़ा लगा लेता है कि वहाँ पे लू फेंग की बॉडी बहुत ही मैसिव है, वो बहुत ही इमूवेबल है और जहाँ भी वो जाता है बताया जाता है वो अपने कह सकते हो कि वो अपने पावर से इन्फ्लुएंस से वहाँ पे अपने फॉर्मेशंस को बिछा देता है, जिससे कि वो चारों तरफ के इन्फॉर्मेशंस के बारे में पता लगाता है कि वहाँ पर क्या है। समझ लो तो यहाँ पे डी फू एक चलता फिरता ही फॉर्मेशंस होता है। वो अपने फॉर्मेशंस की मदद से लू फेंग के पावर्स का भी अंदाज़ा लगा लेता है और कहता है कि लू फेंग जहाँ भी चलता है वहाँ पे वाइड का प्रेशर बनता है, मतलब लू फेंग इतना ज़्यादा भारी है, इतनी ज़्यादा पावर्स वो चलते समय ही रिलीज करता है कि उसका प्रेशर वाइड पर भी जाने लगता है। वो ये देखकर समझ जाता है कि लू फेंग की जो लाइफ इंटेंसिटी या कह सकते हो स्ट्रेंथ वो उससे भी और डियान से भी ज़्यादा होती है। और डी फू इन सबको जजमेंट को उन सारे बेसिस पे बना रहा होता है। बताया जाता है कि कोई भी लाइफ फॉर्म चाहे कोई भी हो, उनका ग्रेन ऑफ सैंड ऑफ पार्टिकल्स उन सब का जो पावर्स होता है वो प्रेशर डालता रहता है और ये सब यही दर्शाता है कि वो बंदा कमजोर है या फिर नहीं। और लू फेंग ने ऑलरेडी अपने पावर्स को इस हद तक बढ़ा लिया होता है, उसने ऑलरेडी 24 फेजेस ऑफ लाइफ फॉर्म से अपने हर एक सिंगल सेल्स को इतना पावरफुल बना लिया होता है। जो स्ट्रेंथ जो प्रेशर उन वर्ड्स पे बनाती है वो सिर्फ बॉडी ही नहीं बल्कि वो सोल पर भी बनाती है, मतलब कि वो सोल्स और पावरफुल बॉडी दोनों की कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है। और बताया जाता है कि एम्परर फू ने जो फॉर्मेशंस बिछाई हुई होती है इससे लू फेंग की पावर्स का उन्हें अंदाजा हो गया होता है और जो इन्फ्लुएंस लू फेंग अभी वॉइड पर डाल रहा होता है वो एम्परर फू और एम्परर यान से भी ज़्यादा होता है। मतलब कह सकते हो कि आपने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा होगा कि जो मास जो भी ऑब्जेक्ट जितना बड़ा भारी होगा वो उतना ही ज़्यादा ग्रेविटी उन सारे वॉइड पे उतना ही ज़्यादा कर्वेचर्स को वो नीचे झुकाएगा, वैसा ही लू फेंग यहाँ पे कर रहा होता है। एम्परर फू भी इन सब चीज़ को समझ जाता है कि उसकी पावर्स हम सब एम्परर मिंग से भी कंपेयर किया जा सकता है। अब एम्परर किंग जो होता है वो ऑलरेडी एक अल्टीमेट लेवल को सरपास कर चुका होता है और उसने अपने क्लोन्स को आउटसाइड वर्ल्ड में भी एक्सप्लोर करने के लिए भेज चुका होता है। और एम्परर्स माइंड मिंग की जो माइंड पावर होती है वो ऑलरेडी गॉड किंग लेवल्स को सरपास कर चुकी होती है। और बात करें तो उसने अपने कई सारे मटेरियल सोर्स पाथ को भी प्रैक्टिस करना शुरू किया होता है और साथ में उसने कई सारे हिन ब्लड लाइन को भी एक्सट्रीमली हाई लेवल तक इवैक्यूएट भी किया होता है। और इसकी जो फिजिकल बॉडी पावर्स होती हैं वो सारे के सारे 12 एम्परर से भी कंबाइन कर दी जाए तो उतनी नहीं बताई जा सकती है। और डी फू के अनुसार अगर यहाँ पे कोई भी बंदा कोई भी एम्परर 12 एम्परर में कोई भी एम्परर मिंग से 1v1 बैटल करता तो वहाँ पे वो एम्परर मिंग से हार जाता। यहाँ पे डी फू इन सारे परसेप्शन से लू फेंग मतलब ब्लैक रॉब गोल्डन मास्क वाले बंदे के बारे में पता लगा रहा था और उसे पता चल जाता है कि इस लू फेंग की पावर्स एम्परर मिंग के 70% जितनी पावर है। मैं जानता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया और थोड़ा सा बकवास भी लगा होगा क्योंकि ऐसी ही चीज़ें इसमें बताई गई होती बकवासी, जिसके साथ हमें बताया जाता है कि यहाँ पर वो उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। अब डियान भी डी फू की तरफ देख रहा होता है क्योंकि उसका पहले से ही मकसद होता है कि वो यहाँ पर
फू को देखे कि आखिरकार क्या पता उन ब्लैक रॉब वाले बंदे और डीफू में कोई रिलेशंस तो नहीं है। अब यहाँ पे डियान समझ जाता है कि अभी के अनुसार डीफू उस ब्लैक रॉब को ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि वो उसका काफी पुराना दोस्त था तो वो उसके हरकतों को अच्छे से जानता होता है। अब डीफू उस सब की तरफ देखने लगता है और कहता है कि क्या मैंने यहाँ पे गलत तो नहीं गेस किया, क्या डीफू और ब्लैक रॉब एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और वो इन्हीं सब के बारे में सोचने लगता है। लूफिंग उन सब के सामने देखता है और कहता है कि मैं यहाँ सच में आप दोनों एम्पर से मिलकर काफी ज्यादा खुश हूँ, जिनमें से एक तो आप एंशिएंट यांफिंग किंगडम के करंट रूलिंग एम्पर से और एक तो फर्स्ट एम्पर है। फर्स्ट एम्पर कोई और नहीं वही यान होता है। अब डियान स्माइल करते हुए कहता है कि हम दोनों आज पहली दफा ब्लैक ब्लडर ब्लैक रॉब से मिल रहे हैं। तो डीफू भी यहाँ पे कहता है कि हाँ सही कहा, हम भी पहली दफा मिल रहे हैं और आप सच में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। अब यहाँ का एटमॉस्फेयर अभी काफी ज्यादा अच्छा होता है। अब लूफिंग कहता है कि मैंने 1000 ड्रीम फूड को लिया है, क्या तुम सबने अल्टीमेट वाला में ह्यूमन ब्लड लाइन बायोलॉजिकल मटेरियल्स कॉर्पसेस को ले आए हम। तो यहाँ पे डीफू कहता है ऑफ कोर्स हम ले आए हैं। और यहाँ पे डियान कहता है कि इस वक्त डीफू ने हमारे जितने भी जनरल एग्रीमेंट्स थे उन सबको एक्सचेंज करके उन सबको कॉन्सिक्वेंस को भी वहाँ पे हटा के सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पे 50% कॉर्पसेस मटेरियल को रखा है। मतलब कि वो जानना चाहता है कि क्या पता यहाँ पर डीफू और साथ में इस ब्लैक रॉब बंदे के बीच में कुछ न कुछ तो कनेक्शन होगा। इसलिए वो यहाँ पे इस बातों को छेड़ता है कि देखो कैसे डीफू ने तुम्हारे लिए यहाँ पे एग्रीमेंट को तोड़ते हुए सिर्फ तुम्हारे लिए 50% बॉडी कॉर्पसेस को यहाँ पे बात की थी। और वो यहाँ पे अभी उन दोनों के ऑरा को भी ऑब्जर्व करने लगता है कि क्या पता इस बात से उन दोनों के ऑरा में कुछ चेंज हो। यहाँ पे हम पर दिखाया जाता है एम्पर फू को, जो कि डियान की तरफ देखकर कहता है इंडीड ऐसा ही है। पहले तो इन सारे एम्प्रेस ने से 20 से 30% मटेरियल्स के बारे में बात की थी और कहा था कि 20 से 30% काफी होंगे। तो लूफिंग स्माइल के साथ कहता है कि 20 से 30% मटेरियल्स ये काफ़ी नहीं है मेरे 1000 ड्रीम फ्रूट्स को खरीदने के लिए। यहाँ पे 3 मेजर एडवेंस के रेसेस थे, उन्होंने ऑलरेडी 40% कॉर्पसेस मटेरियल्स देने की बात कह दी थी। तो यहाँ पे डीफू वहाँ पे ब्लैक स्पेशल बैग्स को निकालते हुए कहता है कि चलो अपने ट्रेजर्स को एग्जामिन कर दो। बैग खुलता है, इसमें से अल्टीमेट वेलम ह्यूमन ब्लड लाइन क्रिएचर्स की कॉर्पसेस निकलती हैं। लूफिंग भी हाथों को फ्लिप करता है, वहाँ से एक ट्रेजर बॉक्स निकलता है जिसमें कि उसने 1000 ड्रीम फ्रूट्स को रखा होता है। जैसा कि हमने जाना कि कैसे जब उसने लिया होता है तो उसे ट्रेजर बॉक्स में रखा होता है। दोनों वहां पे अच्छे से थे और साथ में दोनों नर्वस भी हो रहे होते हैं। लूफिंग अपनी कॉन्शियसनेस को उस स्पेशल बैग में भेजता है ताकि उसके अंदर एग्जामिन कर सके। अब सच में वहां पे मटेरियल्स होते हैं, कॉर्पसेस जो मौजूद होते हैं वो अल्टीमेट वेलम ह्यूमन ब्लड लाइन के क्रिएचर्स ही होते हैं। अगर साथ में वहां पे ये बताया जाता है कि अगर किसी भी बॉडी क्रिएचर्स मतलब जितने भी क्रिएचर्स हैं उनके तुम किसी छोटे मोटे हिस्से को भी काट के किसी के सामने क्यों ना रख दो, अपने कॉन्शियसनेस से वो पूरे के पूरे बॉडी को रिफॉर्म कर लेगा। मतलब वो पता लगा लेगा कि ये किस क्रिएचर्स का बॉडी और आखिरकार इसकी जो बॉडी साइज थी वो कितनी बड़ी हो सकती है। और लूफिंग आराम से ये डिड्यूस कर देता है कि ये सच में उस सिग्निफिकेंट बॉडी का एक पीस होता है। लूफिंग कहता है कि ये सच में वो 3 हेडेड क्रिएचर से आए हुए हैं और ये सभी ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेटिव लैंड्स के अंदर ही कल्टीवेट किए गए हैं और सच में इन सब की टोटल वैल्यू 50% होती है। जिसके बाद हमें एम्पर फू को दिखाया जाता है जो कहते हैं सच में ये तो 1000 ड्रीम फ्रूट है। तो एम्पर फू कहते हैं चलो अब कोई दिक्कत नहीं है तो हमें ट्रेड कर लेना चाहिए, जहाँ पे वो दोनों अपने चीज़ों को एक्सचेंज करने वाले हैं। अब ट्रेजर बॉक्स लूफिंग उन सब की तरह भेजता है और एम्पर फू उन सबको स्पेशल बॉक्स को उसकी लूफिंग की तरह भेजता है। दोनों के साइड अभी बहुत ही कॉशियस थे क्योंकि दोनों को डर था कि कहीं ना कहीं सडन रॉबरी हो सकती है। अगर लूफिंग उस सबको लूटने की कोशिश करता तो एम्पर फू अपने रूल्स के अकॉर्डिंग वहां पे बाकी सारे एम्प्रेस को समन कर लेते हैं। वो सब मिलकर वहां पे लूफिंग से फाइट करके उसको किडनैप करके उसको मार देते, उसके ट्रेजर्स को वो सभी लूट लेते हैं। लेकिन लूफिंग भी साथ में इक्वली प्रिपेयर था, उसने ऑलरेडी अपने सबसे बड़े सीक्रेट ट्रेजर स्टार टावर को भी लाया होता है ताकि यहाँ पे अगर उन लोगों ने मूव किया तो पहला काम वो करेगा कि पहले वो एम्पर फू और एम्पर यान को स्टार टावर के अंदर ही कैदी बनाकर रख देगा। और वहां पे एक दफा वो अंदर कैद हो गए जिसके बाद लूफिंग बढ़िया
ही आसानी से उन सबको टॉर्चर कर कर मार सकता है। कह सकते हो कि स्टार टावर इसलिए बना ही हुआ था। दोनों के दोनों जो ट्रेजर्स होते हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं बिना किसी दिक्कत के। लू फेंग अपने उसी स्पेशल बैग को उठाकर कहता कि बहुत अच्छा। एम्परर फू भी उस ट्रेजर बॉक्स को रखते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई और 4 ग्रेट ट्रेजर्स में से कोई एक हो तो हमारा फ्लेम विंड एंशिएंट किंगडम्स उसको लेने को तैयार है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि दोनों राहत की सांसें लेते हैं। अब लू फेंग भी वहाँ अच्छे मूड में था और कहता है कि जैसा रूल है ओल्ड रूल पे मैं चलूंगा। अगर मेरे पास कोई ऐसा ट्रेजर्स होगा तो मैं नेगोशिएट करूंगा 5 पार्टी से, जो भी ज़्यादा मुझे हायर बिड देगा वही होगा। जिसके बाद लू फेंग कहता है कि तब तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। लेकिन उसको जाने से पहले डियान सडनली लू फेंग से कहता कि ब्रदर ब्लैक रॉब, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आखिरकार तुमने 3 रूलर ऑफ द 4 नेशंस को क्यों मारा? तो लू फेंग उसकी तरफ देख कर कहता कि अगर मैं उनको मारना चाहता हूं तो मैं मार सकता हूं, क्या यहाँ पे मुझे किसी कारण की जरूरत है? इसके बाद लू फेंग वहां से डिसअपियर हो जाता है। अब ये देखकर डियान कहता है कि ये ब्लैक रॉब वाला बंदा तो सच में थोड़ा सा गुस्से वाला है। तो डीफू कहता है कि स्ट्रांग बंदे की हमेशा आदत गुस्से वाली ही होती है। जिसके बाद डीफू भी कहता है कि चलो चलते हैं और वो वहां से निकल पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले वो 1000 ड्रीम फ्रूट्स को उसे क्लैन के ट्रेजर वॉल्ट में रखना होगा। जिसके बाद ही वो एंचेस्टर के अप्रूवर से उस ट्रेजर्स को ले सकता है, उसे कंज्यूम कर सकता है। अब डियान भी वहाँ पे खड़ा होता है और सोच रहा होता है और क्या आता है कि लगता है कि ये दोनों बंदे आपस में एक दूसरे को नहीं जानते और वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होता है। और ये भी समझ जाता है कि जो ब्लैक रॉब वाला बंदा था उसके बारे में बिल्कुल भी कदर करता ही नहीं। मतलब यहाँ पे अगर उससे भी फाइट होगी डियान से लू फेंग की तो लू फेंग उसका भी कुचल कर रख देने वाला था। यहाँ पे वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ये सब क्या था और आता है इंटरेस्टिंग। जिसके बाद वो क्या होता है कि अगर तुम अपने आइडेंटिटी को नहीं शोकेस करे तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो तुम्हारी आइडेंटिटी सबके सामने आने ही वाली। जिसके बाद वो भी अपने फ्लेम कैपिटल में वापस चला जाता है। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर सिटी लॉर्ड मेंशंस के ह्यूआंग सिटी के क्वाइट चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग उसे स्टार टावर के एक स्टैच्यू रेयर में होता है। लू फेंग अपने उसी बैग को निकालता है जिसमें कि कॉर्प्सेस मौजूद होती हैं। दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ही पावरफुल क्रिएचर्स की बॉडी मौजूद होती है और ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। उसकी जो सिंगल वाइट हॉर्न की मतलब वाइट हॉर्न वाला होता है उसकी बॉडी अकेले टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर जितनी बड़ी हो चुकी होती है। लू फेंग काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है क्योंकि ये सब ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर ही न्यूचर किए गए होते हैं। लू फेंग उसको इंस्पेक्ट करता है तो उससे वहाँ पे फॉर्मलेस और शेपलेस एबिलिटीज़ की भी बारे में पता चली थी, जिससे कि वो उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता लगा सकता था। जिसके बाद लू फेंग उसके टेरिफाइंग बॉडीज के बारे में जानने लगता है, जहाँ पर वो समझ जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसकी जो कह सकते हो अकल वो बहुत ही कमज़ोर है। क्योंकि ये सारे बीस्ट इन सब की पावरफुल बॉडीज तो होती है लेकिन इनके पास उतना दिमाग नहीं होता है। अब लू फेंग उन सब की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे हमें उन सारे पार्ट्स ऑफ कॉर्प्सेस मटेरियल्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे 3 बॉडीज के पार्ट्स होते हैं। अब उन सबको देखता है तो उन सारे कॉर्प्सेस के ऊपर 3 मैसिव फैंटम्स बनना शुरू हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है एपिसोड्स में कि कैसे जब भी कोई भी ह्यूमन ब्लड लाइन क्रिएचर्स की बॉडीज कॉर्प्सेस को लाया जाता है तो उसके अंदर जो विल पावर्स होती हैं वो उन क्रिएचर्स के ऊपर बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि उन सारे बंदों को रोकती है जो कि उसे डिवॉर या फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। लेकिन लू फेंग को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि उनमें से एक बीस्ट 8 लेग क्लॉड बीस्ट होता है, एक सर्पेंट होता है तो एक लास्ट फ्यूरी क्रिएचर्स होता है। लू फेंग को घंटा भी उन सबके रेसिडुअल विल से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लू फेंग ऑलरेडी अपने विल पावर्स को इस लेवल तक ले जा चुका होता कि वो इन ऐसे गधों के विल पावर्स को ऐसे ही निगलेक्ट कर सकता था। इसके साथ दिखाया जाता है कि उन सबकी विल पावर्स कोई असर नहीं डालती, लेकिन फिजिकल फॉर्म्स की बात करें तो उनकी जो फिजिकल फॉर्म्स होती है वो अल्टीमेट लेवल लाइफ फॉर्म से भी ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। लू फेंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद वो देखता है उसी सर्पेंट की मैसिव बॉडी को, जिसकी सिंगल सेगमेंट लगभग क्वाड्रिलियन किलोमीटर्स की लेंथ में चली जाती है। अब यहाँ पे आपने सीरीज में सिर्फ ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स से ऊपर भी क्वाड्रिलियन किलोमीटर्स के लेंथ पे बताई जा रही है। तो आप लोग समझ सकते हो कि सिर्फ एक सिंगल क्रिएचर्स की बॉडी लेंथ क्वाड्रिलियन किलोमीटर्स है। तो बताओ यार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट की साइज कितनी मैसिव हो सकती है। मतलब समझ सकते हो वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी होती है।
अब लूफेंग काफ़ी ज़्यादा हैरान था। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लूफेंग अभी उन सब के उसी 7 डिस्टिंक्ट फेज के बारे में सोचने लगता है। लूफेंग ने अपने कई सारे फेजेस को सीखा था, जैसे ऑल थिंग्स 3 लाइफ फेजेस, जहाँ पे 24 एस्पेक्ट्स या 24 फेजेस भी उसने सीख रखे होते हैं। लूफेंग उन सारे कंप्लीट डॉग की तरफ देखने लगता है जो कि उनकी बॉडी में मौजूद थी। और यहाँ पे देखो एक सिर्फ फेजेस नहीं मौजूद थी, जैसे लूफेंग ने 24 फेजेस ऑफ लाइफ फॉर्म्स को सीखा था, वैसे ही और भी 7 डिस्टिंक्ट फेजेस मौजूद थी ओरिजिन कंटिन्यू में। उन सबको सीखकर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, लेकिन उन सबको सीखना इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम और इफोर्ट डालना पड़ता है। अगर आपने उन सारे को पूरी तरह से कंप्रीहेंड कर लिया तो आप आराम से एक अल्टीमेट लेवल लाइफ फॉर्म्स बन सकते हो, लेकिन क्या करें, इतना सीखना भी आसान नहीं होता। लूफेंग ने अभी 24 फेजेस ऑफ लाइफ फॉर्म्स को सीखा था। वो असल में ओरिजिन कंप्लीट डॉग का एक सिंगल मैनिफेस्टेशन होता है। जैसे ह्यूमन ब्लड लाइन क्रिएचर्स को ही देख लो, वो अपने 24 फेज लाइफ फॉर्म्स को आउटस्टैंडिंग रियलम तक ले जाते हैं। और यहाँ पे आप आराम से किसी भी गॉड किंग सेकेंड लेवल्स वाले क्रिएचर्स में ये सब देख सकते हैं। अगर आपको और भी लेवल अप करना है तो आपको और भी इसको अच्छे से सीखने लगता है, और तभी जाके आप यूनियन लेवल अल्टीमेट लाइफ फॉर्म्स को पोजेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे उस अल्टीमेट रियलम तक आने तक में आप कई सारे डिफरेंट फेजेस को भी सीख लेते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया कि जैसे कोई भी सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग का बीस्ट होता है तो वो 24 फेजेस लाइफ फॉर्म्स को सीखे हुए रहता है, और जब वो अल्टीमेट रियलम का बन जाता है तो तब तक उसके पास इतनी टाइम और इतनी पावर्स आ जाती है कि वो और भी फेजेस को सीख सकता है। लूफेंग ने सबके लिए तो आया हुआ होता है। जिसके बाद लूफेंग उन सारे कॉर्प्सेस को एग्जामिन करना शुरू कर देता है, जहाँ पे लूफेंग उन सारे फ्यूरी क्रिएचर्स के अंदर से 10 फेजेस को महसूस कर पा रहा होता है, जिसको देखकर लूफेंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है, क्योंकि इन सारे फेजेस के कारण उसकी जो पावर्स थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उन क्रिएचर्स की पावर्स इतनी ज़्यादा थी कि वो डिफरेंट टाइमलाइंस में आराम से जा सकते थे। वो अपने आप को स्विंग करके एक्सपैंड कर सकते थे, यहाँ तक कि पूरे के पूरे इंटायर वर्ल्ड को डिवॉर कर सकते थे। मतलब उन सब की पावर्स इतनी ज़्यादा होती। वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे एक यूनिवर्सेस के साइज की ही वर्ल्ड से आप लोग समझ लो ये इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। टिपिकली इनकी फिजिकल बॉडी में जितनी ज़्यादा फेजेस होती हैं उतनी ज़्यादा वो और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। जहाँ पे मल्टी लेग क्लॉ सिंगल हॉर्न क्रिएचर्स की कल्टीवेशन लेवल थोड़ी सी लोअर्स होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। अब यहाँ पे एस्पेक्ट आप लोग किसी कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी या फिर मैनिफेस्टेशंस को समझ सकते हो। अब वो बाद में सर्पेंट लाइक क्रिएचर्स की तो भी देखने लगता है, जिसकी बात करें तो वो और भी ग्रेटर चैलेंजेस के साथ होती है। लूफेंग उन सबको एनालाइज करना शुरू कर देता है, और वहाँ पे उसे 6 और 7 10 एस्पेक्ट्स दिखने लगते हैं। मतलब एक में उसे 7 फेजेस दिखते हैं, एक में 6 7 और एक में 10 फेजेस दिखने लगते हैं, जो कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं, जो कि लूफेंग इन सबको देख रहा होता है। और कह सकते हो कि ये सब उतना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि लूफेंग आने वाले समय में अपने फेजेस को जरूर बढ़ाने वाला होता है। जिसके बाद लूफेंग को याद आता है कि मेन रीजन जो कि उसने इस बॉडीज को खरीदा है वो किसी और के लिए नहीं, मोरोसा के लिए होता है। लूफेंग वहां से उन कॉर्पस मटेरियल्स से एक छोटे से पोर्शंस को निकालता है, जो कि टोटल बॉडीज के 1% जितनी होती है, और लूफेंग अपने टेलीपैथी से मोरोसा को अपने स्टार टावर में समन करता है। मोरोसा भी वहां पर आके कहता, मास्टर क्या हुआ? वहां पे जैसे ही मोरोसा सामने देखता तो उसकी आंखें डिसबिलीफ से भर जाती हैं, क्योंकि वो वहां पे एंडलेस माउंटेन रीजन से भरी हुई कोलोसल कॉर्प्सेस को देख पा रहा होता है, जिनमें से अंदर से इंटेंस ऑरा निकल रही होती है। इसको देखकर मोरोसा को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है, क्योंकि पास्ट में उसने कई सारे बेस्ट फूड को खाए थे जो कि ह्यूमन ब्लड लाइन क्रिएचर्स के सिर्फ सेकेंड लेवल्स पे होते, और अपने सामने एक अल्टीमेट लेवल लाइफ फॉर्म्स की बॉडी को देखकर वो पूरी तरीके से हैरान हो गया होता है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत रेयर होता है। लूफेंग अभी पहली दफा किसी अल्टीमेट लेवल लाइफ फॉर्म्स की बॉडी को लाया होता है। मोरोसा यहाँ पे पूछता, मास्टर क्या ये सारे बॉडीज मेरे लिए हैं? तो यहाँ पे लूफेंग स्माइल करते हुए कहता, ऑफ कोर्स ये तुम्हारे लिए ही तो है बच्चे। अब यहाँ पे दिखाया जाता है मोरोसा को, जो कहता है कि बहुत ग्रेट मास्टर, आप तो बेस्ट हो। अब यहाँ पे मोरोसा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और दिखाया जाता है कि जैसे कि वो एक रियलम बेस्ट है तो उसे इन सब की तो भूख लगेगी ही, और दिखाया जाता है कि वो इन सबको खाने के लिए पूरी तरह से कह सकते हो कि टूट पड़ता है, उन सबको डिवोर करना चाहता है, और वो काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके
साथ वो यहाँ पे उन सारे मटेरियल्स को सेंस करके ये पता लगा पा रहा होता है कि वो अगर इन सबको खाएगा तो वो आराम से एक ट्रू अल्टीमेट लेवल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो पाएगा। लुफेंग कहता है कि मैंने इन सबको ऑब्टेन करने के लिए बहुत ही महंगी प्राइस चुनी है, और यहाँ पे वो कहता है कि एक रियलम बीस्ट को कल्टीवेट करना इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि जब लुफेंग ने ह्यूआनमू ब्लडलाइन के सेकंड विलन गॉड कॉर्प्सेस को खरीदा होता है तो वो भी उसके कंप्लीट कॉर्प्सेस को नहीं खरीद पाया होता है। बात करें और भी बेटर क्वालिटी क्रिएचर्स कॉर्प्सेस की तो उसे सिर्फ 4 ग्रेट ट्रेजर से ही एक्सचेंज किया जा सकता है, जहाँ पे उनकी वैल्यू एटलीस्ट बिलियन मेड पॉइंट्स होनी चाहिए, तभी जाके वो एम्प्रेस लेवल फिगर्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। इसके बाद लुफिंग यहाँ पे रिकॉल करता है कैसे उसे कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी सिर्फ 1000 ड्रीम फ्रूट्स को पाने में, और कैसे उसने इन 1000 ड्रीम फ्रूट्स को एक्सचेंज कर लिया इन बॉडी पार्ट्स के लिए। लुफिंग को अगर उन सब भरोसा नहीं होता तो लुफिंग उन सारे जितने भी मतलब 1000 ड्रीम फ्रूट्स होता है वो खुद के लिए यूज कर लेता अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, लेकिन उसे मोरोसा को भी तो पावरफुल बनाना था, इसलिए उसने उन सारे बॉडी कॉर्प्सेस को एक्सचेंज करने की सोची। यहाँ पे वो कहता है कि बिना स्ट्रेन के तो मैं इन सारे ट्रेजर्स को छू भी नहीं पाऊंगा, और यहाँ पे अगर स्ट्रेन नहीं भी रही तो यहाँ पे मैं इतना पावरफुल बन ही नहीं पाऊंगा, अगर मेरे पास स्ट्रेन नहीं भी रही तो यहाँ पे मैं उन सब के साथ डील नहीं कर सकता। मोरोसा कहता है मास्टर आपकी जो प्राइस दी है वो वर्थित है, मैं एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस मटेरियल्स को खाकर अल्टीमेट रियलम लाइफ फॉर्म्स तक जरूर चला जाऊंगा, और एक बार मैं ऐसा कर लूंगा तो मैं आपकी मदद जरूर कर पाऊंगा। मतलब कि एक बार अपने आप को अल्टीमेट लेवल लाइफ फॉर्म्स तक ले गया तो वो फिर से यहाँ पे मतलब लुफेंग की मदद करना शुरू कर देगा। वो अपनी डाउन टेक्निक सिखा सकता है या फिर हंट डाउन करके उसके लिए ट्रेजर्स को ला सकता है। यहाँ पे लुफेंग कहता है कि तुम्हें इन सारे मटेरियल्स से केयरफुल रहना होगा, तुम्हें इन सारे मटेरियल्स के सिर्फ 70 से 80% को ही खाना है, जो कि काफी रहेगा तुम्हें अल्टीमेट रियलम तक ले जाने के लिए। बाकी जितने भी होंगे वो तुम्हें मुझे वापस लौटाने होंगे, क्योंकि मुझे अभी भी उन सारे बॉडीज का बहुत ही काम है। तो मोरोसा कहता है कि मास्टर चिंता मत करिए, मैं एक बार अल्टीमेट रियलम में पहुंच गया तो मुझे उन सब की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद उसे खाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी उस लेवल तक पहुंच जाएगा। और कहता है हरी कीजिए, जल्दी कीजिए, मुझे एक सेक्लूजन जगह पे भेज दीजिए ताकि मैं इसको खाकर अपने आप को पावरफुल बना सकूं, क्योंकि यहाँ पे मोरोसा ने भी बहुत ही लंबे अरसे पहले ये सोच रखा था कि उसे भी अल्टीमेट रियलम में पहुंचना है। तो लुफेंग हंसते हुए कहता कि ठीक है जाओ, और लुफेंग उसको एक अलग ही जगह पे भेज देता है स्टार टावर के स्पेस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो अभी मैं फिलहाल में मतलब मैं आने वाले फ्यूचर्स में अभी नोवेल्स पे से ध्यान हटाने वाला हूँ। मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि स्वैलो स्टार्स के नोवेल को ही एक्सप्लेन करूँगा, और साथ में मैं बाकी डोंगियास पे आने वाला हूँ, क्योंकि यार नॉवेल्स में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और एनर्जी भी, और साथ में उतना वर्थ इट भी नहीं होता, और साथ में मुझे अपने स्टडी पे भी फोकस करना है, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन अब खत्म होने वाली कुछ सालों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।